Hello everyone. Hello everyone. Welcome to this video and welcome to this channel. तो मेरा पिछला वीडियो में कल जो वीडियो मैंने अपलोड करा था उसमें बात किया था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस आपको कितना पता होना चाहिए आईपीएस एसओ आईटी के लिए। उसी का मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ कि आपको ये टॉपिक्स को आप करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स करोगे तो आपका सफिशिएंट होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पार्ट है फॉर आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के इंटरव्यू में। देखो जो पीओज या जनरल बैंकिंग के जो भी इंटरव्यूज होते हैं, एलबीओ हो गया, जीपीओ हो गया, पीओज हो गया, उस केस में आपको ज़्यादा नॉलेज वो लोग उनका नॉलेज का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है स्पेशलिस्ट टू बैंकिंग। ठीक है, मतलब द पैनल आस्क्स द मोर नॉलेज फॉर दैट। बट आईटी ऑफिसर के तौर पे आपको उतना डेप्थ में बैंकिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आपको कंसेप्ट को उतना डेप्थ में होना ज़रूरी नहीं है। हैविंग सेड दैट, क्वेश्चंस बैंकिंग रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, स्केल वन लेवल पे आप किसी भी और कैडर में मतलब आप इंटरव्यू दो, आपको बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन पूछे जाता है और आपको बस उतना ही जानना है। तो ये मैंने लिस्ट बनाया है और एक के बाद एक टॉपिक को देखते और कैसे पढ़ना है वो भी थोड़ा मैं देखता हूँ। इस वीडियो के नीचे लिंक पे या कमेंट पे पहला वाला जो कमेंट है उसमें मैं सोर्सेज अच्छे से मेंशन कर दूंगा। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है इसका। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का एक बोल्ट करके ऑलिव बोर्ड का फ्री पीडीएफ आता है और एक दो यूट्यूब चैनल से पढ़ा, तो आपको जो सूटेबल लगे पढ़ लेना। बट बहुत इसको ना एक थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। बहुत डीप में जाने का आपको जरूरत नहीं है। जो जो जनरल बैंकिंग जो होते हैं, एसबीआई पी होगा, आईपीएस पी होगा, उनको ये रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, इन इसको इग्नोर नहीं करना है। बैंक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्या किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी नीड टू कवर, कितना डेप्थ में कवर कर टॉपिक्स को कवर करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, और अगर आप आंसर करते हो नहीं कर पाते हो उसका क्या, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडिया का बैंकिंग स्पेस में आता है आपका आरबीआई। आरबीआई क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी इकोनॉमी को लिटरली कंट्रोल करता है। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। राइट, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? ये जो मनी आप छाप रहे हो, कितना मनी छपेगा, रेपो रेट कितना होगा। रेपो रेट होता है क्या है बेसिकली? रेपो रेट मैंने देखो इसमें डाल रखा है रेपो रेट। तो ये अब आरबीआई का थोड़ा फंक्शन है। इसको आप चैट जीपीटी पे जाओ, फंक्शंस ऑफ आरबीआई सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे किसी भी आप जो अभी बैंकिंग अवेयरनेस के क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पे बहुत जगह पे, आईबीएस पीओ इंटरव्यू सीजन में, तो वहां से आप आरबीआई मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं तो लिंक दे ही दूंगा, उस लिंक पे जाओ, वहां पे वीडियोस देखो, वो काफी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा। ठीक है, जब आप आरबीआई पढ़ लोगे, क्योंकि विदाउट आरबीआई कोई भी बैंक की प्रिपरेशन या बैंक की इंटरव्यू इज नॉट कंप्लीट विदाउट नोइंग आरबीआई। उसके बाद आपका आता है बैंक्स। अभी ये एससीबी क्या है? एससीबी होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। फिर आपका आता है आरआरबी रूरल। तो एक बेसिक इंडिया के बैंकिंग का आइडिया, इंडिया की बैंकिंग स्टाक पहले जैसे प्राइवेट बैंक्स हुआ करते, फिर बैंकिंग नेशनलाइजेशन हुआ। राइट, 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, दूसरा एक नेशनलाइजेशन आई थिंक 78 सेकेंड वे ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ। तो फिर रूरल बैंक्स क्या है, रूरल बैंक्स क्यों बनाए गए, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कितने रूरल बैंक्स है वगैरह वगैरह उतना डिटेल में पता नहीं होना चाहिए। पहला रूरल बैंक कौन सा था? जो पीओस बीओस की तैयारी करते हैं, आरआरबी पीओ दे रहे हैं, उनके लिए वो रिलेवेंट क्वेश्चन है। बट उतना आपको डिटेल में नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें रूरल बैंक होता है, रूरल बैंक क्यों बनाया गया था, रूरल बैंक होता है, बस यही। रूरल बैंक में किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, जैसे सेंट्रल की 50% होती है, स्टेट की 15% होती है, उस स्टेट की। और एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्पॉन्सर बैंक है, उसका 35% होता है। अब इससे तो क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं। आपको क्वेश्चन बोलते हैं कि कोई एक प्राइवेट बैंक का नाम बताओ जो रूरल बैंक का स्पॉन्सर बैंक होता है। द आंसर इज जम्मू कश्मीर बैंक। बट मतलब ठीक है, ये सब बहुत आउटलायर वाला क्वेश्चन है। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब बहुत ही रेयर आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लगे लोड नहीं लेना है एज फार एज आईटी ऑफिसर का जहाँ पे कंसर्न है। फिर आपका होता है मेन फंक्शन ऑफ बैंक। जो बैंक्स होते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, बैंक्स करते क्या है, बैंक का काम क्या है। ठीक है, तो ये आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में सोचना है। जब इस तरह के क्वेश्चन जब आप चैट जीपीटी वैट जीपीटी से करोगे, यू थिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, सर्च आंसर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर मैं यूएस की बात करूँ तो जेपी मॉर्गन बैंक, देना बैंक बहुत अलग लेवल का काम करता है। बट इंडिया पे हमारे जितने जो पीएसबी है, इनफेक्ट जो प्राइवेट बैंक में जितने जो फेमिलियर हो, वो बहुत डिफरेंट तरीके का सर्विस प्रोवाइड करता है। सो मेन फंक्शन ऑफ बैंक्स क्या होता है, बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? पासबुक प्रिंट कराना तो मेन फंक्शन नहीं है। बैंक का मेन फंक्शन क्या है? बैंक लोन देता है, क्रेडिट लेता है। बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, पैसा आपको देता है, आप इंटरेस्ट देते हो, एंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हाई होता है जितना वो आपको इंटरेस्ट देता है, एंड दैट्स हाउ बैंक मेक प्रॉफिट। राइट, तो बैंक, हाउ डज बैंक मेक प्रॉफिट एंड हाउ डज बैंक ऑपरेट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बैंक का क्या क्या काम है, मेन बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब दूसरे होते हैं कॉमन बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने कर रखा है बैंक को लेके, ये बेसिक आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि बैंक इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट करते हैं। एक होते हैं इंपॉर्टेंट रेट्स। तो इंपॉर्टेंट रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट। अगर आप कोई बैंकिंग ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको रेपो रेट पता नहीं है, चाहे वो आईटी ऑफिसर दो, कुछ भी ऑफिसर दो, आप रेपो रेट अगर आपको पता नहीं, इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। ठीक है, रेपो रेट होता क्या है मैं बता दूं। रेपो रेट वही रेट होता है जिस रेट में आरबीआई बैंक को पैसा उधार पे देती है, और रिवर्स रेपो रेट होता है जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसा वापस करती है। अब ये रेपो रेट है क्या, रिजर्व रेपो रेट है क्या, मतलब ये तो डेफिनेशन, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों रेपो रेट को रखा गया। रेपो रेट को चेंज कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ये आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई में ही चीज आपका कवर हो जाएगा। इसलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। आरबीआई के बारे में पढ़ोगे तो आपका मेन इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, रेपो रेट ना देख के जाना, क्या करंट रेपो रेट चल रहा है। आई एम नॉट श्योर करंट क्या चल रहा है, मैं लास्ट 2-3 महीने से सब चीज़ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बट मैं बता दूँ, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है, जहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट डिसाइड होती है। और अभी लेटेस्ट जो रेपो रेट चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है ना। हाँ, तो एमपीसी का जो मीटिंग हुआ था, लेटेस्ट रेपो रेट कितना है और रिवर्स रेपो रेट कितना है वो पता करके जाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिवर्स नहीं पता, एटलीस्ट आपको रेपो रेट पता होना चाहिए क्या चल रहा है। फिर आपका जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नाम सुन के बहुत भयंकर लग रहा है, कुछ नहीं, चेक्स को निगोशिएबल बोला जाता है। ये बस देख लेना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ये ब्रिटिश टाइम पे एक एक्ट था इन द ईयर ऑफ 1881। उसे कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सब इजी है, एक बार पढ़ोगे याद रहेगा। मैंने भाई लास्ट टाइम पढ़ा था, मेरे को अभी भी याद है। सो दिस वन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक एक तरह का एग्जांपल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। फिर जैसे चेक और डीडी, डीडी में आता है डिमांड ड्राफ्ट। चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क है। फिर आपका आता है लोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोन्स कितना तरह का होता है। लोन तो दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। सिक्योर्ड लोन होता है फिर कोलेटरल फ्री लोन होता है। मतलब दो तरह का लोन तो नहीं है, बहुत तरह के लोन होते हैं। कोलेटरल फ्री लोन होता है, विद कोलेटरल लोन होता है। तो बहुत तरह के लोन्स होते हैं, एंड दीज आर इजी टू रिमेंबर। ऐसा नहीं कि लोन्स भाई क्या है, कितना पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कोलेटरल मतलब होता है बेसिकली काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नहीं बोलूंगा, कोलेटरल होता है ना, मतलब एक पर्सन अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो, आपको जॉब नहीं लगता तुरंत कॉलेज के बाद, तो वो लोन कौन देगा। मे बी आपका फादर या आपका ब्रदर या आपका रिलेटिव या फैमिली में कोई आपको आपके भी पे लोन चुकाएगा। उसे कोलेटरल कहते हैं। ठीक है। वही आपको अगर टॉप 10 कॉलेजेस में मान लो आई एम फाई एम से आपको मिल गया, तो उस केस में बैंक कोलेटरल नहीं करते, बिकॉज बैंक की श्योर कि आपको एक बहुत अच्छा जॉब लग जाएगा और आप लोन आप वापस कर दोगे। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ अ कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है। तो बस यही सब है, ये इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में इसमें नहीं घुसना है। बट आपको पता होना चाहिए। आपसे टाइप्स ऑफ कुछ लोन के एग्जांपल्स पूछते हैं, आप अगर उतना अच्छे से स्ट्रक्चरल वे भी नहीं समझा पाए, आप बोल सकते हो कि सर कुछ पर्सनल लोन्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया। पर्सनल लोन का कोई सिक्योरिटी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक इशू करता है, कोई सिक्योरिटी नहीं लेता जमीन वमीन का। ठीक है। इशू करता है पर्सनल लोन, क्योंकि वो रिस्की होता है पर बैंक के लिए बहुत, और पर्सनल लोन चुका नहीं पाओगे तो लॉस बैंक का होगा। और पर्सनल लोन की इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। पर्सनल लोन लो कोई भी अपने पर्सनल लोकेशन के लिए, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है। फिर आपका होता है फिर आपका जैसे कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया। ये सब जो होता है कुछ कुछ सिक्योर लोन कैटेगरी होते हैं। कार लोन में नॉर्मली आपका जो कार है वो हाइपोथेटिकल रहता है। ठीक है। तो ये इस तरह की चीज आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ लोन में कवर हो जाएगा। एनईएफटी आरटीजीएस ये तो मैंने आईटी वाला उसमें बताया था। ये देख लो, ये फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है। सारा सारा फंड ऑनलाइन होता है। ब्रांच से भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो। चारों में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इस लिस्ट में, ये वन रेपो रेट के बाद यही है। फिर आपको होता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, बैंक गारंटी क्या है। दोनों चीज़ें दोनों बिजनेसमैन यूज करते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली से। सॉरी, नॉट जस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड में भी यूज होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर भूल जाओ तो ठीक है, बट देख लेना। दूसरा होता है प्लेज एंड हाइपोथेटिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेज एंड हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन का बताया आपने, देखा होगा यार, कोई बस ट्रक वगैरह हाईवे पे जाती है ना, हाइपोथेटिकेटेड टू दिस बैंक, हाइपोथेटिकेटेड टू फलाना बैंक। ठीक है। या कोई घर का तो नहीं होता, मोस्टली व्हीकल्स का होता है हाइपोथेटिकेशन। तो हाइपोथेटिकेशन क्या है, प्लेज क्या होता है, ये थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नॉर्मली कार लोन, व्हीकल लोन में या बोट खरीद रहे हो, मैंने कुंभ मेला में देखा था बहुत से बोट्स में, सॉरी कुंभ मेला नहीं, किसमें, वाराणसी घाट्स में बहुत सारे बोट में लिखा था हाइपोथेटिकेटेड टू यूको बैंक, हाइपोथेटिकेटेड टू इलाहाबाद बैंक। तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप थोड़ा ऐसा पढ़ लेना। तो ये सबको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब प्लेज हाइपोथेटिकेशन लास्ट ईयर हमारे कोलकाता उसमें किसी एक बंदे से तो पूछा गया था, ऐसो इंटरव्यू में मतलब मेरा 4th नंबर पे मेरा सीक्वेंस था। दो सेकंड या थर्ड वाला कोई एक बंदा से तो पूछा था प्लेज हाइपोथेटिकेशन।
उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करके रखा है, वो होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी ऑफिसर्स, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी, एजुकेशनल बैकग्राउंड आईटी में रह चुके हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी एक्ट तो बहुत 100, मतलब 100-150 पेज का एक्ट होगा नहीं। आपको बैंकिंग रिलेटेड आपको जितना जानना है उतना ही जान लो, आईटी एक्ट फॉर बैंकिंग। अब यूट्यूब में जाकर सर्च करो आई टी एक्ट, मैं लिंक दे दूंगा, सर्च करने की जरूरत नहीं है, उससे आप पढ़ लेना। और लेटेस्ट भी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है, तो वो एकदम आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है, आपको थोड़ी ना पता है कितना आर्टिकल्स है, कितने पार्ट है, वो बेसिक पता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन, क्या बोलते हैं प्रीएम्बल जो कहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 1 क्या बोलते हैं, कंट्री का जो टेरिटरी उसके बारे में बात करते हैं, यूनियन एंड स्टेट्स। फिर सेकंड स्पीक अबाउट द सिटीजंस, आर्टिकल 3, द पार्ट 3 स्पीक अबाउट फंडा, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रावधान है। सो दीज आर द बेसिक, आपको ओवर एक नॉलेज है आपको, तो उसी आपको ऐसे आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रखना है, इससे भी कम नॉलेज एक्चुअली आपको रखना है उसका, ठीक है। और इन एनी मेजर अपडेट रिगार्डिंग आरबीआई, आरबीआई द्वारा पास किया गया एनी मेजर अपडेट, कोई एक्शन लिया गया किसी बैंक के ऊपर, मतलब वो छोटे मोटे एक्शन नहीं, किसी बैंक ने ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेच दिया, एनपीए रिकवर नहीं किया, उस पर फाइन लगे, उस तरह का नहीं है। कोई मेजर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, और वो भी कोऑपरेटिव बैंक का नहीं, वो तो होते रहता है। कोई मेजर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, कोई मेजर बैंक से कुछ पेनल्टी हुआ, किसी को हटा दिया, आरबीआई पता है क्या करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बैंक से, वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, इस तरह का मेजर चीजों। आरबीआई का अंदर अगर कोई मेजर हुआ है, आरबीआई का हेड जो है, आरबीआई गवर्नर ऑफ आरबीआई चेंज हुआ है, आरबीआई का फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव ईडी ऑफ आरबीआई माइकल देवव्रत इज वेरी फेमस ईडी ऑफ आरबीआई, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज सर्विंग और नॉट। वो एक बार देख लेना, आरबीआई में मतलब अपॉइंटमेंट को इम्पोर्ट हुआ, आरबीआई ने बहुत कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई व्हाट टू से डिसीजन पास करे विच इज गोना अफेक्ट हाउ बैंकिंग वर्क्स। मे बी वो आईटी रिलेटेड हो सकता है, वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकता है, वो नॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिस रिलेटेड हो सकता है, एनी कोई मेजर अपडेट है ना आरबीआई रिलेटेड जो एक कॉमन मैन को अफेक्ट करेगा, दैट इज फॉर नोट। फॉर एग्जांपल आरबीआई कल को कहते हैं नहीं भाई, हम 500 के नोट हम नहीं लेंगे, बंद कर देंगे। क्यों बंद कर, आरबीआई ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों मतलब बंद करना चाहिए, थोड़ा आपको ऐसा इस तरह की न्यूज आपको इन डेप्थ थोड़ा आपको जानना चाहिए। आरबीआई बोल रहा है कि नहीं भाई, हम लोग 1000 रुपीज का नोट निकालेंगे। बाय द वे, आरबीआई से एक चीज मुझे याद आया, ई रूपी करके एक चल रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, और इंडिया में उसका नाम है ई रूपी। ई रूपी क्या है, ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है। फिर होता है अमलगमेशन ऑफ पी आरआरबीस। आरआरबीस अभी एक पहले क्या था, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले एक स्टेट के पास मल्टीपल आरआरबीस था, अभी हर स्टेट में एक आरआरबी है, वन स्टेट वन आरआरबी है। यानी अगर जैसे मैं अगर वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल में पहले 3 था, अभी 1 आरआरबी है। ऐसे उत्तर प्रदेश, जो जितने भी जो बड़े स्टेट्स है उसमें एक से ज्यादा आरआरबी है, तो उत्तर प्रदेश में आई थिंक 2 या 3 था, वो भी 1 आरआरबी है। तो एक स्टेट है, एक आरआरबी हो गया। ये आप थोड़ा याद में रखो, ऐसा हुआ है, अभी क्यों हुआ है, ऑपरेशनल रीजन है, सिंपल बात है, ऑपरेशनल रीजन है, परफॉर्मेंस स्ट्रीमलाइन होगी, आरआरबी कोलाबोरेट कर सकते हैं, इसलिए आरआरबी से। इसलिए ये अभी बैंकिंग में ये चल रहा है ना, मर्जिंग ऑफ पीएसयूज नहीं होगा एक्चुअली, पीएसबीज होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, वो नेक्स्ट पे है। और ऐसे अभी ऐसे खबर आ रही है, नीति आयोग कभी रिपोर्ट कहती है कि जितने भी आपके जो पीएसबीज है, सबको मर्ज करके 2 पीएसबी बनाओ। कितना पीएसबी बनेगा किसी को नहीं पता है, ठीक है ना, वो पैनल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसका आंसर जानो, ठीक है। बट अभी ये बातचीत अभी चल रहा है, मर्जिंग ऑफ पीएसबीज, ठीक है। मे बी जो 11 पीएसबीज आईपीएस के थ्रू 11 पीएसबीज आती है, और एक एसबीआई है, तो वो 11 मर्ज होकर मान लो 2 पीएसबी बनता है, एक ही पीएसबी बनता है। तो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 पीएसबी रहेगा, एक वो एक एसबीआई, दूसरा 11 का मर्जिंग होना। तो ये हमें नहीं पता कैसे क्या मर्जिंग होना, ये बहुत ही मतलब बड़े लेवल का चीज़ है। यू नीड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग लीगल इकोनॉमिस्ट टू डिसाइड कितने बैंक मर्ज होंगे, कितने बैंक बनेंगे, दैट्स नॉट आवर बिजनेस। बट ये चीज़ अभी चल रही है, मर्जिंग ऑफ पीएसबीज। ये आपसे पूछ सकते हो, अवेयर ऑफ दिस थिंग, वन स्टेट वन आरबी, आपको क्या लगता है पीएसबीज मर्ज हो सकते हैं कि नहीं। तो फिर मतलब इट शोज कि आप हाँ भाई अवेयर है, अब क्या चल रहा है, ठीक है। फिर हो गया आपका एनपीएस। एनपीएस तो सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक में, आप बैंक में जॉब करोगे तो भाई एनपीए इज एवरीथिंग। एनपीए और एनपीए की रिकवरी, हमारे पीएसबी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, कुछ साल पहले तक ना इतना एनपीए हो गया था, एनपीए हो गया था, मोस्टली लॉस हो रहा था बैंक्स को, ठीक है। तो एनपीए को प्रॉफिट करने के लिए एनपीए को रिकवरी करना है। अभी एनपीए लेकर आप थोड़ा पढ़ोगे, एनपीए होता क्या है, एनपीए बनता कैसे है, और एनपीए को रिकवरी कैसे की जाती है, ये आप यूट्यूब में अच्छे से वीडियोस देखोगे, मैं लिंक पे दे दूंगा उसमें। अगर अच्छा आपको नहीं लगे तो आप थोड़ा चैट जीपीटी यूट्यूब से सर्च करो। इसमें भी आपको बहुत डीप में नहीं जाना, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, फिर इनएक्टिव अकाउंट, उतना डिटेल में नहीं जाना। एनपीए होता कैसे है, एनपीए को बैंक रोकने के लिए क्या करता है, बेसिकली एनपीए अगर किसी को एकदम किसी को नहीं पता एनपीए क्या होता है, मैंने आपको मान लो लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया 100 करोड़ का, और लोन का वापस नहीं चुका पाए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया बैंक के लिए। लोन बैंक के लिए एक एसेट होता है। अगर मैं आपको 100, अगर बैंक किसी को 100 करोड़ का लोन देता है, तो बैंक इंटरेस्ट में 5 साल में उससे 150 करोड़ मान लो वापस लेगा, राइट। सो दैट तो 50 करोड़ बैंक का प्रॉफिट हो। अभी वो 100 करोड़ रुपीज वापस नहीं दे पाया लोन में, तो बैंक का लॉस हो गया ना, वो तो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। सो दिस इज, इसलिए एनपीए रिकवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एनपीए को जितना पहले आप उसको पकड़ पाओगे, उतना
मतलब बेटर तरीके से रिकवर कर पाओगे। उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, उसका नाम है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट पे गूगल करना, नाम थोड़ा भयंकर है, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल कुछ एक्ट है, बड़ा नाम है, बट नाम भारी है, कुछ नहीं है। वो एनपीए को रिकवर करने के लिए बैंक को कुछ स्पेशल पावर देता है। ठीक है, मैंने हर टॉपिक्स को टचअप कर दिया, क्या क्या कितना पढ़ना है। और उसके बाद मनी मार्केट, बस इतना ही पढ़ना है, दो चीज। मनी मार्केट आपका होता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आरबीआई बॉन्ड्स निकालते हैं। बट इन्वेस्टमेंट कॉमन मैन भी कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के मिनिमम अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल पेपर, वो 5 लाख के मिनिमम मल्टीपल ऑफ 5 लाख को इन्वेस्ट करना आपको होता है। इसकी इंटरेस्ट रेट, इसकी जो यील्ड होता है ना, 6 7 8% का अराउंड होता है। फिर आपका होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भाई शेयर मार्केट जिसे कहते हैं, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट चलती भाषा में कहते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम है कैपिटल मार्केट। इसमें आपका इक्विटी मार्केट होता है, डेट मार्केट होता है। तो कैपिटल मार्केट क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट क्या इंस्ट्रूमेंट, बस इससे ज्यादा एज एन आईटी ऑफिसर जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, इससे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, ये आईटी ऑफिसर से थोड़ा ज्यादा, पीओ से थोड़ा कम। पीओ को इन चीजों को थोड़ा और डीप में जानना और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करना है, ये आईटी ऑफिसर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें भी अगर आपके पास टाइम कम है, या आपके पास मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें ना, मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है, मैं रेड से मार्क करता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो गया, ये पहले तो है ही, पहले 3 टॉपिक तो है ही। इस पे कोई मतलब वो नहीं है, छूट नहीं है। ये कर लेना आपका रेट्स, चेक वर्सेस डीडी, टाइप्स ऑफ लोन, इसमें से अगर आपको छांटना है। और ये कर लेना प्लेस एप्लीकेशन हो गया, ये कर लेना, ये तो मैंने ऑलरेडी दूसरे में कवर कर लिया है। ये अगर नहीं भी हो ना, एनपीए कर लेना, एनपीए इंपॉर्टेंट है, एनपीए कर लेना। और फिर मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसको थोड़ा हल्के में पढ़ लेना। ये एनपीए इंपॉर्टेंट है, एनपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीए अभी चल रहा है, आप लोग देखोगे जब आप, इफ यू गेट अ जॉब, इफ यू जॉइन द बैंक, आप देखोगे एनपीए रिकवरी को लेकर कितना कुछ अभी चल रहा है। सो दिस इज समथिंग। रेड वाले जो मैंने मार्क करा है बाद में, वो अगर इसमें भी अगर आपको कम करना है, छाटना है, तो ये तो पहला 3 तो आपको करना ही है। पहला 3 ज्यादा उतना नहीं है, वो 3 में से अलग से करके दे रखो आपको, टॉपिक आपका एक ही है वो यार। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक है चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगले वीडियो कौन सा